नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। शुरुआत में बंगाल में दिग्गजों की जोर आजमाइश किस तरह से है, यानी फाइनल फाइट, सियासी माहौल टाइट होगी। और पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार में आज कई दिग्गज आपको प्रचार करते हुए दिखाई देंगे, यानी कि आखिरी राउंड की लड़ाई के लिए दिग्गजों ने पूरा जोर लगा दिया है। एक और जहां भाजपा सत्ता की कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए पसीना बहा रही है, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी अपने तिलिस्म को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। साथ साथ कांग्रेस भी कसरत में लगी हुई है। आखिरी राउंड बचा है, रिजल्ट 4 मई को आएगा। उससे पहले बंगाल में प्रचार का जो सियासी पारा है पूरी तरह से हाई हो चुका है। तो गर्मी के साथ साथ सियासी तपिश भी अपने पूरे शबाब पर पहुंच चुकी है। तो वहीं दूसरी खबर होगी ईडी की कार्रवाई की कि किस प्रकार से राशन की कालाबाजारी या फिर ये कहें कि गरीबों के हक पर डाका डालने वालों पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। 9 जगहों पर रेड से हड़कंप मचा हुआ है। इस खबर से भी आपको रूबरू कराएंगे, विस्तार से बात करेंगे। जबकि तीसरी खबर शांति वार्ता से जुड़ी है कि क्या कुछ है, आज अमेरिका और ईरान में बात बनेगी या फिर महायुद्ध छिड़ता हुआ नजर आएगा, इस पर भी विस्तार से बात होगी। आज एक और बड़ी खबर तेलंगाना से भी आ रही है कि आखिर क्या है वो बड़ी खबर, ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। मगर सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में आखिरी राउंड की वोटिंग के लिए दिग्गजों ने लगाया दमखम। अमित शाह, नितिन नवीन, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ आज करेंगे ताबड़तोड़ जनसभाएं। रोड शो के जरिए पार्टी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। 29 अप्रैल को मतदान, 4 मई को नतीजे। पश्चिम बंगाल सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए ममता बनर्जी प्रचार में बहा रही हैं खूब पसीना। डोर टू डोर जनता से मिल रही है दीदी। फाइनल फाइट के लिए कांग्रेस की भी जोर आजमाइश जारी। दूसरे चरण में आज पहली बार प्रचार करेंगे राहुल गांधी। पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई हुई तेज और बड़ी कार्रवाई। राशन घोटाले पर प्रवर्तन निदेशालय ने कसा है शिकंजा। टीएमसी उम्मीदवार ज्योतिप्रिय मलिक पर गंभीर आरोप। कुल 9 जगहों पर छापेमारी से मचा हड़कंप। तेलंगाना में अपने साथियों के साथ आज सरेंडर कर सकता है माओवादी हेमला विजय उर्फ एतू। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलिस देगी जानकारी। और शांति बहाली के लिए चल रही मध्यस्थता को लेकर पाकिस्तान के उच्च स्तरीय अधिकारियों से मिलेंगे ईरान के विदेश मंत्री, लेकिन अमेरिका से नहीं होगी बात। अमेरिका ने कहा ईरान के पास खुला अवसर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बंगाल चुनाव की खबर के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि फाइनल फाइट है, माहौल गर्म है, कैंपेन टाइट है। जी हां, प्रचंड प्रचार हो रहा है वहां पर। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार पूरे चरम पर है। सभी राजनीतिक दल लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे और शाह आज कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वहीं रोड शो में भी भाग लेंगे। निर्धारित जो कार्यक्रम है उसकी बात अगर करें तो अमित शाह जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में पहली जनसभा को अपनी संबोधित करेंगे और साथ ही साथ दूसरी सभा श्यामपुर हावड़ा में आयोजित होगी। इसके बाद अमित शाह हावड़ा में रोड शो करेंगे। दिन का अंतिम कार्यक्रम शाम को कोलकाता के टॉलीगंज क्षेत्र में रोड शो के रूप में होगा और इस दौरे को राज्य में पार्टी के जनसंपर्क अभियान को और मजबूत करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो कोलकाता के टॉलीगंज में दिन का आखिरी रोड शो होगा। तो दिन भर ताबड़तोड़ रैलियां, रोड शो के कार्यक्रम। बंगाल में बीजेपी के प्रचार को और ज्यादा गति देने के लिए अमित शाह के आज के ये बीजेपी के कार्यक्रम बंगाल के दौरे पर हैं। ताबड़तोड़ प्रचार चल रहा है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे और कई कार्यक्रमों में भाग लेते हुए नजर आएंगे। नितिन नवीन अपने दौरे की शुरुआत
बारानगर में रोड शो से करेंगे और इसके बाद अशोकनगर में उनका एक रोड शो आयोजित होना है। वहीं श्रीरामपुर के होगली में भी एक रोड शो किया जाएगा और दिन के अंत में नितिन नवीन हावड़ा में आयोजित बौद्धिक सम्मेलन में भाग लेते हुए नजर आएंगे। नितिन नवीन का ये दौरा राज्य में पार्टी की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। हावड़ा में बौद्धिक सम्मेलन में भी भाग लेंगे। बेहद महत्वपूर्ण आज के नितिन नवीन के अगर कार्यक्रम देखे जाएं, पश्चिम बंगाल के दौरे पर है और ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। बारानगर से रोड शो की शुरुआत करने वाले हैं। और इसी के साथ अगर बात की जाए भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, तो वो आज पश्चिम बंगाल के गोघाट और सोनापुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो करते हुए नजर आएंगे और जनता से अपने लिए समर्थन मांगते हुए नजर आएंगे। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ साथ वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी आज राज्य में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल की रैना विधानसभा क्षेत्र और वर्धमान उत्तर सीट के लिए रोड शो करते नजर आएंगे। तो पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ प्रचार, धुआंधार प्रचार अभियान जारी है और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता आज आपको इस रण में दिखाई देंगे चुनाव प्रचार करते हुए। 29 मई को पश्चिम बंगाल में आखिरी राउंड का मतदान होना है, लिहाजा आज बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपको गरजते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी की आज 3 जनसभाएं होनी है। नादिया और पूर्व वर्धमान के साथ साथ उत्तर 24 परगना जिले में मुख्यमंत्री रैली के जरिए जनता को संबोधित करेंगे। पहली जनसभा नदिया जिले के नवद्वीप विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 12:40 के आसपास हुई और दूसरी जनसभा पूर्व वर्धमान जिले के कटवा में होनी है। जबकि तीसरी और अंतिम रैली की बात की जाए तो दोपहर 3 बजे के आसपास उत्तर 24 परगना जिले के बागदा में प्रस्तावित है। तो सीएम योगी की भी 3 जनसभाएं आज होनी है। तो लगातार धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ भी और पश्चिम बंगाल में भी उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। आज 3 जनसभाएं प्रस्तावित हैं। तो एक तरफ बीजेपी लगातार धुआंधार प्रचार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी और कांग्रेस ने भी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज राज्य में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी कोलकाता, साउथ 24 परगना और हुगली में चुनाव प्रचार करेंगे। तो वहीं ममता बनर्जी लगातार डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं। उनके साथ अभिषेक बनर्जी भी लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियों ने इस चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। पूरे ताकत से जी जान से प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं टीएमसी के कार्यकर्ता और दिग्गज, साथ साथ कांग्रेस के बड़े नेता। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने राजनीतिक हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की जो टीएमसी सरकार है उस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य में चुनाव बाद हिंसा के लिए टीएमसी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका में एएनआई को एक साक्षात्कार दिया उन्होंने, जिसमें इससे जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत रखना राज्य के सरकार की जिम्मेदारी होती है। होसबोले ने यह भी कहा कि चुनाव के समय सभी दलों और उनके कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि शांति बनाए रखें और लोकतांत्रिक तरीके से इस चुनाव में हिस्सा लें। होसबोले ने आगे ये भी कहा कि जो लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिंसा करेंगे, जनता उन्हें अपने तरीके से जवाब देगी। होसबोले ने यह भी कहा कि भारत के 99.9% मुसलमान भारतीय मूल के हिंदुओं के वंशज और समाज का हिस्सा हैं और विभिन्न कारणों से जो तनाव पैदा होते हैं उन्हें दूर करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि अवैध घुसपैठ और कुछ क्षेत्रों में जनसांख्यिकी बदलाव आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे हैं और इससे सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है। होसबोले ने यह भी कहा कि आरएसएस पिछले 100 वर्षों से समाज को संगठित करने और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लोगों को जोड़ने का लगातार काम कर रही है। इससे पहले 2021 के चुनाव के बाद हुई हिंसा की आरएसएस ने निंदा की थी और इसे सुनियोजित साजिश बताया था। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हिंसा पर राज्य का जो तंत्र है वो मूक दर्शक बना रहा।
और हमारे सहयोगी संवाददाता कुमार आलोक पश्चिम बंगाल के जो चुनाव प्रचार चल रहा है उस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार आलोक, पूरे दमखम से सभी पार्टियां जी जान जी तोड़ जो है अपनी कैंपेनिंग कर रही हैं, वोटरों को अपने हक में करने के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। अगर हम आज के प्रचार की बात करें तो आज बीजेपी के भी ताबड़तोड़ कई रैलियां हैं, बड़े दिग्गज नेता मैदान में उतरे हुए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम बात करें, नितिन नवीन है राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, उनकी कई रैलियां हैं, कई रोड शो हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी भी रैलियां हैं। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर प्रचार कार्य में लगे हैं। और सबसे बड़ी बात है, गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। और आपको मैं बताऊं कि मेरी एक वामपंथी लीडर से बात हुई जो बहुत बड़े लीडर है, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, तो उन्होंने भी माना कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बूथ लेवल से, यानी एक एक बूथ, आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं, और उसको एक एक बूथ को लेकर के उन्होंने मॉनिटरिंग किया है। और उस बूथ का हर एक रिपोर्ट उनको जा रहा है कि इस बूथ में क्या पोजीशन है। तो उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अभी सबसे आगे है, यानी कि वामपंथी मोर्चा के बड़े नेता ने हमको कहा कि भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत आगे है तृणमूल कांग्रेस से। और उन्होंने कहा कि हम पहले राउंड में, हमने कहा कि आप पहले राउंड में क्या आप एक्सपेक्ट करती है 152 सीटों में। तो जो वामपंथी पार्टी जिन्होंने 34 वर्ष तक रूल किया, उनका कहना था कि 4 सीटों पर हम बढ़त ले सकते हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि बड़ा वामपंथी सवाल है पार्टी कि के एक बड़े लंबे नेता, समय तक वामपंथी विचारधारा की वहां पर जीत होती रही थी और सत्ता पर काबिज रही थी, लेकिन ऐसा उलटफेर हुआ कि दीदी आई और उसके बाद वो काबिज रही और वामपंथी विचारधारा का कहीं ना कहीं अंत पतन होना वहां पर शुरू हो गया। और इस बार के चुनाव में तो कहीं लेफ्ट पार्टीज उस तरह से नजर ही नहीं आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। पिछली बार तो उनका खाता भी नहीं खुला था, लेकिन वोटिंग परसेंटेज था। इस बार वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और वामपंथी पार्टी की ओर से मैं वही बात कर रहा था कि उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने ये माना कि वामपंथी पार्टियों का ह्रास हुआ है इस बंगाल में, और भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ उभरी है। और इस चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मेहनत किया है, और तृणमूल कांग्रेस की जो प्रमुख है ममता बनर्जी, उन्होंने एक जगह स्वीकार किया, अपने भाषण में कहा कि तृणमूल के जो गुंडे हैं, जो उन्होंने बदमाशी किया या जो उन्होंने अपराध किया है, तो उनको मैं सुधारूंगी, लेकिन सुधारूंगी ऐसे नहीं बल्कि गंगा जल में उनको नहला के सुधारूंगी। यानी कि तृणमूल कांग्रेस की जो नेत्री है वो भी मानती है कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से जो उनके सिपाही हैं या जो उनके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल में गदर मचाया है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है, यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी है कुमार आलोक। और ये भी इल्जाम ममता बनर्जी की सरकार पर लगातार बार बार लगता रहा है कि उन्होंने सत्ता पर काबिज तो जरूर हुई, लेकिन जिस तरह से काम करने का तरीका लेफ्ट पार्टीज का था, उन्होंने लगभग उसी को अपना लिया। वही सारे लोग उनके उसमें पाले में आ गए। तो वहां की जनता जो है वो ऊब चुकी है, अब वो एक फेरबदल चाहती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके कार्यशैली लेफ्ट फ्रंट की थी, उसी कार्यशैली को उन्होंने अपनाया ममता बनर्जी ने। और उसके बाद उनके जो कार्यकर्ताओं का जो जुल्म है, आप उसे एंटी इनकम्बेंसी कहें या जुल्म कहें, तो उसमें जो जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो प्रबल समर्थक कार्यकर्ता थे, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर हो गए। 2021 की अगर मैं बात करूं, तो मैं जब कैंपेनिंग में था वहाँ पे लोगों से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि पहले राम उसके बाद वाम। यानी कि वो इतने प्रताड़ित थे कि कम्युनिस्ट पार्टी से शिफ्ट करके वो बीजेपी में, क्योंकि उनको ममता बनर्जी को हराना था। यानी ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं का इतना आतंक था। तो उस आतंक को लेकर के यहाँ पर आज की डेट में अगर हम कहें तो बीजेपी यहाँ पर एक तरह से स्वीप करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। अब लेफ्ट फ्रंट का अगर वोट परसेंटेज बढ़ता है, लेफ्ट फ्रंट ने बहुत अच्छे उम्मीदवार खड़े किए, यंग उम्मीदवार, बूढ़ों की पार्टी मानी जाती है, लेकिन लेफ्ट फ्रंट ने काफ़ी यंग उम्मीदवारों को यहाँ मौका दिया है, जैसे मीनाक्षी मुखर्जी हैं या आफरीन बेगम हैं। तो इन लोगों को उतारने से लेफ्ट फ्रंट को लगता है कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ेगा।
अगर वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को घाटा होगा। लेकिन अगर हम बात करें मालदा की बात करें, मुर्शिदाबाद की बात करें, अगर हम बहरामपुर की बात करें, उत्तरी दिनाजपुर की बात करें, तो वहाँ कांग्रेस मजबूत होती दिखने की कोशिश में है और राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर कांग्रेस को हम मजबूत करें। तो वहाँ पर अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो इसका सीधा घाटा तृणमूल कांग्रेस को होगा, क्योंकि आप अगर देखेंगे कि 34 वर्षों के शासनकाल में लेफ्ट का रहा, पूरा बंगाल पर शासन रहा, लेकिन इस एरिया को वो भेद नहीं पाई थी लेफ्ट, वहाँ पर कांग्रेस का रहा, या चाहे वो अब्दुल गनी खान चौधरी हो, चाहे वो ये प्रियंका दास मुंशी हो, चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, तो इन लोगों का दबदबा बरकरार था। लेकिन पिछले चुनाव में पूरा स्विप किया था तृणमूल कांग्रेस ने उस एरिया में, और वहाँ पे राहुल गांधी काफ़ी जोर दे रहे हैं, राहुल गांधी के साथ पूरे कांग्रेस जोर दे रही है। अगर राहुल गांधी और कांग्रेस वहाँ पर कुछ करती है, अच्छा करती है, तो इसका सीधा लाभ बीजेपी को होगा और वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ सकती है, क्योंकि ये सब मुस्लिम बहुल इलाके हैं। तो अब देखना होगा कि अब आप देखिए कि इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी बात करते हैं, महिला आरक्षण बिल को निरस्त कर दिया जाता है पार्लियामेंट में, लेकिन वही राहुल गांधी जब बंगाल में आ रहे हैं तो तृणमूल कांग्रेस पर और ममता बनर्जी पर कटाक्ष कर रहे हैं और ममता बनर्जी पर कड़े हमले बोल रहे हैं। बिल्कुल। और आलोक, ये भी जानना चाहेंगे, कई मुद्दे हैं जो कि भाजपा की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं, चाहे वो घुसपैठियों का मुद्दा हो या फिर महिलाओं के सशक्तिकरण का मुद्दा। जब आप जमीन पर लोगों से मिलते हैं तो क्या देखते हैं कि ये घुसपैठ का मुद्दा और जो तमाम मुद्दे जो भाजपा की ओर से उठाए जा रहे हैं, कितना तेजी से आम जन इसे स्वीकार कर रहा है? देखिए, इंडस्ट्री की अगर बात करें हम, तो इंडस्ट्री में बंगाल इतना आगे था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद हम आगे बढ़े तो बंगाल इंडस्ट्री में बहुत आगे था, और यहाँ बाहर के लोग यहाँ से पलायन करते थे, यानी कि बिहार यूपी के लोग यहाँ पे आते थे रोजी और रोज़गार के लिए। अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार के मतलब 1/3 लोग रोजगार के लिए यहाँ बंगाल आते थे, या चाहे कलकत्ता, चाहे मिदनापुर, चाहे दुर्गापुर, चाहे ये यहाँ सब फैक्ट्रियाँ थी, लेकिन ये सब फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। बिहार में तो कहावत थी कि एक पूर्वी लोग, वहाँ पर पूर्वी लोकगीत का एक ये है, तो वहाँ पर पूर्वी में जब गाती है कि महिला जब शादी होती है, नई शादी होती है, और शादी होने के बाद उसका पति रोजगार के लिए जब भागता है बंगाल की ओर, तो उसमें उसका विरह है, उस लड़की का, उस औरत का, कि पति की शादी, अभी शादी हुए 2-3 दिन हुए और वो रोजगार के लिए कलकत्ता चले जाता है, तो उस पूर्वी गीत में कलकत्ता का जिक्र होता है। लेकिन आज की डेट में बंगाल के लोग पलायन कर रहे हैं, बंगाल के लोग पलायन करके रोजगार के लिए दूसरे शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। ये एक विडंबना है और इसे कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, वहाँ की सरकार को भी सोचना चाहिए था। और अब देखने वाली बात होगी कि जनता के मन में क्या है और 4 मई को नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। फिलहाल कुमार आलोक, आप अपनी नजर बनाकर रखिए पूरे कैंपेन पर, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन मिड डे प्राइम में खबरों का सिलसिला अभी लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। थिक थिक है, स्मूद है, कौन सा है ये दही? जितना टेस्टी है उतना हेल्दी है, सब कहे यही सही दही। ऐसे ही खाया या डिश पकाया, जो भी बनाया उसको पचाया, सबसे बेस्ट ये दही। हेल्दी, टेस्टी और थिक दही, अमूल मस्ती दही, हर घर में घुल जाए, हर दिल में जम जाए, सबसे बेस्ट ये दही। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से चुनावी शोर में भी पश्चिम बंगाल में जो घोटालों के सबूत हैं वो दबते हुए नजर नहीं आ रहे। जी हां, घोटालों के सबूत प्रवर्तन निदेशालय के कोलकाता जोनल ऑफिस ने राज्य में बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, ईडी की ओर से कोलकाता, बर्धमान और उत्तर 24 परगना के हावड़ा सहित कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी की ये कार्रवाई की जा रही है। ईडी ने राशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच के लिए मद्देनजर
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी के 2002 यानी पीएमएलए के तहत ये पूरी छापेमारी की कार्रवाई की है। आरोप ये है कि इन लोगों ने एक सुनियोजित तरीके से पीडीएस के तहत जो गरीबों के लिए निर्धारित गेहूं होता है उसको अवैध रूप से बाजार में बेचा और इसके लिए उन्होंने सप्लायर्स, लाइसेंस प्राप्त डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स और बिचौलियों के साथ मिलकर कम कीमत पर गेहूं हासिल किया और उसे सप्लाई चेन से डाइवर्ट करके अलग अलग स्थानों पर इकट्ठा किया। करतूत को छिपाने के लिए आरोपियों ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के चिन्ह वाले मूल बोरियों को हटाकर दोबारा गेहूं भरा गया और इससे उसकी पहचान छिपा दी जाती थी और बाद में फिर इसे खुले बाजार या फिर निर्यात के जरिए बेचा जाता था। तो ये पूरा घोटाला और इस पूरे घोटाले के जरिए आरोपियों ने अवैध कमाई अर्जित की। फिलहाल ईडी इस मामले में वित्तीय लेन देन और अन्य सबूतों की गहनता से जांच कर रही है और इस मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मलिक और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो राशन घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, और इस पर अब ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग भी पूरी तरह से सतर्क है और लगातार कार्रवाई कर रहा है। चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर में बड़ी कार्रवाई की है। डायमंड हार्बर और फलता थाने के आईसी, उसी थाने के ओसी समेत कई पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पक्षपात के आरोप में अतिरिक्त एसपी और एसडीपीओ पर भी कार्रवाई हुई है, जबकि जिले के एसपी को चेतावनी दी गई है। यह क्षेत्र आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है और इस पर चुनाव आयोग ने साफ किया है कि चुनाव में किसी भी तरह की लापरवाही कब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो चुनाव में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरे चरण के चुनाव से पहले चुनाव आयोग का यह बड़ा एक्शन हुआ है। कई पुलिस अधिकारी सस्पेंड हुए हैं दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर। सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस पूरी खबर के बारे में, क्योंकि कई पुलिस अधिकारियों पर यह गाज गिरी है। अभिषेक बनर्जी के गढ़ में सख्ती हुई है और एसपी को आयोग ने चेतावनी दी है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव से पहले चुनाव आयोग का यह बड़ा कार्रवाई, ये बड़ा फैसला। तो ईडी की कार्रवाई भी लगातार जारी है। घोटाला करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है और राशन घोटाले के इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आई है और राशन घोटाले पर ईडी की ये लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। 9 ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई की है। बंगाल में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। बर्धमान, हावड़ा में भी ईडी का एक्शन देखने को मिला है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का यह पूरा मामला, कारोबारी पार्थ सारथी के आवास पर भी रेड हुई है। तो राशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी ईडी की कार्रवाई और करोड़ों की अवैध कमाई का शक है। सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, चुनावी शोर है, लेकिन इस चुनावी शोर में भी जो घोटालों के सबूत हैं वो छुप नहीं रहे हैं, लगातार सामने आ रहे हैं और उस पर ईडी की सख्त कार्रवाई नजर आ रही है। सैला, देखिए, बिल्कुल रेशन दुर्नीति का एक नया मामला है और उस मामले के चलते, इस घोटाले के चलते ही आज हावड़ा में और पूर्व बर्धमान, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के 9 जगह पर ईडी का जो रेड छापामारी चल रहा है और इसमें काफ़ी सारे जो राइस मिल के जो बिजनेसमैन हैं उनके वहाँ, उनके गोडाउन पर, उनके ऑफिस पर ये छापामारी का काम चल रहा है। ईडी का कहना ये है कि इन लोगों ने कहाँ से चावल खरीदा था और चावल खरीद कर कहाँ बेचा था, मंडी तक वो चावल गया था या नहीं, मंडी पर किस दाम पर चावल बेचे थे
और किस तरह से ये जो राशन घोटाला चल रहा था उसकी जो कड़ी है वो सब कड़ी को एक साथ जुड़ने के लिए ये रेड काफ़ी अहम माना जा रहा है। और ख़ास कर ऐसी जगह पर ये रेड आज हो रही है शैला, हावड़ा, जहाँ पर जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगली जो चरण है 29 तारीख को बुधवार को जो चुनाव होने वाला है उसमें हावड़ा में भी चुनाव होगा और उसमें तृणमूल के उम्मीदवार है इसके पहले खाद्य मंत्री रह चुके हैं, फूड मिनिस्टर रह चुके हैं ज्योतिप्रिय मल्लिक, वो वहाँ पे रेड चल रहा है। ज्योतिप्रिय मल्लिक, ये जो राशन घोटाला है इस मामले में ईडी ने ज्योतिप्रिय मल्लिक को अरेस्ट भी किया था, वो जेल भी गए थे। और हाल ही में जो ज्योतिप्रिय मल्लिक के बिहाफ पर ममता बनर्जी ने जो कैंपेन किया था हावड़ा में, उसमें खुले मंच से ममता बनर्जी ने कहा था कि राशन घोटाला के बावजूद ज्योतिप्रिय मल्लिक मेरा फेवरेट कैंडिडेट है। तो इन सारी बातों को लेकर एक तो इस घोटाले के मामले को लेकर वहाँ के जो वोटर्स हैं उसमें काफ़ी इस विषय को लिए पर चर्चा है। उसके ऊपर हावड़ा में ये रेड माना जा रहा है कि चुनाव से पहले ये तृणमूल के लिए एक नुकसानदेह साबित हो सकता है। आसान होगा नहीं हावड़ा का सीट। सरकार की कोशिश क्या होनी चाहिए? कोशिश ये होनी चाहिए कि जो अंत्योदय यानी कि जो आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उस तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। लेकिन इसके उलट यहाँ तो राशन घोटाला, राशन यानी कि उन व्यक्तियों को मिलने वाला अनाज जो कि निचले पायदान पर है, उसमें घोटाला और घोटाले के तार खुद सरकार से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एकदम से सहला, शुरू से इस घोटाले को लेकर इतना शोरगुल इसीलिए हुआ क्योंकि राशन एकदम नीचे वर्गीय जो लोग हैं उनके लिए, पिछले वर्गीय जो लोग हैं उनके लिए राशन दिया जाता है, सरकारी राशन दिया जाता है, वो उनके ऊपर डिपेंडेबल होता है। गरीब का खाना अगर कोई वहाँ से भी पैसा बनाने का सोचे, मुनाफा बनाने का सोचे, तो किस तरह की प्रशासन चल रहा है यहाँ पे और चल रहा था यहाँ पे, इसको लेकर काफ़ी चर्चा हुआ था राशन घोटाला में। आज भी वो सवाल वोटर्स के मन में है कि जो राशन के लिए मोहताज होते हैं पिछले वर्गीयों के लोग, जिनका रोज का मजूरी के ऊपर घर चलता है, संसार चलता है, वो इस राशन के ऊपर काफ़ी डिपेंडेबल होता है और उनका चावल लूट कर बाजार में बेचना कितना बड़ा अनैतिकल है, वो भी सवालों के घेरे में था। बिल्कुल। और अभी जिस तरह से अभी सेकेंड फेज की वोटिंग के लिए लगातार कैंपेनिंग हो रहा है, धुआंधार प्रचार हो रहा है, और ऐसे में ये राशन घोटाले का एक बार फिर से उजागर होना, ईडी का फिर से छापेमारी, और उससे कहीं ना कहीं वोटर्स के मन में भी इसका अगर हम इलेक्शन पर असर देखें वो भी पड़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, राशन घोटाला एक घोटाला है जो सीधे और तरीके से जो तृणमूल की जो वोट बैंक मानी जाती है उस वोट बैंक को आश्चर्यचकित वो लोग हो चुके थे जब राशन घोटाला सामने आए थे। ये सवाल उठा था कि राशन हर के लिए वो लोग मोहताज होते हैं, राशन के ऊपर उनका हर घर हर पेट राशन के ऊपर डिपेंडेबल होता है। उस चावल में भी घोटाला कैसे हुआ? जब ये सवाल को लेकर जब ज्योतिप्रिय मल्लिक को फिर से टिकट मिला उसके बाद से ही ये चर्चा और तेज हुआ, खास कर ये हावड़ा वाला जो सीट है वहाँ पर। तो ममता बनर्जी को उसको सफाई भी देना पड़ा, उनको कहना पड़ा कि असल में राशन घोटाला के लिए ज्योतिप्रिय मल्लिक जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने ये कहा कि ये विक्टिम, ज्योतिप्रिय मल्लिक को विक्टिम बनाया गया है, और उन्होंने सीधा 11 साल वो सरकार पर, 15 साल उनको सरकार पर है, और फिर भी उनका कहना है कि राशन घोटाला असल में लेफ्ट आंवल में हुआ था, लेफ्ट की जब सरकार थी यहाँ पे तब हुआ था, और उसके लिए ज्योतिप्रिय मल्लिक को दोषी ठहराया जा रहा है। तो इसी के लेकर सवाल चल रहा था। 15 साल तो शासन ममता बनर्जी का चल रही है, तो फिर 15 साल की शासन जहां ममता बनर्जी की चल रही है तो पीछे उससे पहले जो लेफ्ट रूल था उसका असर कैसे राशन घोटाला हो सकता है? और ये भी सवाल है सौरभ की 15 साल के शासन काल में उन्होंने क्या कुछ कार्रवाई की? अगर लेफ्ट के शासन में हुआ तो
उन्होंने क्या कुछ किया? कई बड़े सवाल हैं जो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अब तेलंगाना से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, तेलंगाना से बहुत बड़ी खबर, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी की सैन्य इकाई के अंतिम कमांडर हेमला विजय उर्फ एतु के तेलंगाना पुलिस के सामने अपने 20-25 सदस्यों के साथ सरेंडर कर सकता है। जी हां, इसे दक्षिण बस्तर में PLGA की बटालियन 1 के अंत के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि आज दोपहर 3 बजे तेलंगाना पुलिस इसी विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले की जानकारी देगी। हैदराबाद में 40 से ज्यादा माओवादियों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किए जाने की खबर है और इस अवसर पर उनके पास से बरामद 34 हथियार पुलिस को सौंपे जाने की खबर है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादी छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में 41 माओवादियों ने DGP शिवधर रेड्डी के सामने आत्मसमर्पण किया था और इस साल की बात करें तो फरवरी में माओवादी शीर्ष नेता तिप्पिरी तिरुपति उर्फ देवजी मलर्जी रेड्डी उर्फ संग्राम, बड़े चोका राव उर्फ दामोदर और नून नरसिम्हा रेड्डी उर्फ गंगन्ना ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था। आपको बता दें कि राज्य और नक्सल प्रभावित राज्य सरकारों द्वारा माओवादियों को मुख्यधारा में वापस लाने के लिए सरेंडर और पुनर्वास नीति के तहत एक विशेष मिशन और अभियान चलाया जा रहा है और इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हिंसा का मार्ग छोड़कर माओवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो तेलंगाना में माओवादियों के सरेंडर की ये बड़ी खबर, संवाददाता सुरेखा हमारे साथ जुड़ गई है। सुरेखा, बड़ी खबर मिल रही है जहां पर हम देख रहे हैं कि पूरी तौर पर नक्सलवाद का अंत करने की दिशा में जो गृहमंत्री अमित शाह ने बात कही थी वो होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। माओवादी खुद सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह से डीजीपी ने जो है पिछली बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त में हमने सवाल भी किया था जिसका उन्होंने सीधे तौर पर जवाब दिया कि अब कह सकते हैं कि तेलंगाना राज्य जो है नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। और अभी भी जो खबर आ रही है कुछ देर पहले कि करीब 40 से ज्यादा जो है माओवादियों ने सरेंडर कर दिया है डीजीपी के सामने। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है वो 3 बजे कही गई थी, अब 4 बजे तक के लिए टाली गई है। खैर, लेकिन बात यही है कि जिस तरीके से, और ये ज्यादातर जितने भी हैं ये सभी के सभी छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए लोग हैं। अभी 2 दिन पहले ही या फिर कहूं तो कल ही जो है एक रंजिता नाम की एक और महिला जो माओवादी थी उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है तेलंगाना में। तो ये कह सकते हैं कि लगातार जो है ये सरेंडर का दौर जो है वो चल रहा है और खासकर पुलिस की तरफ से भी नारा दिया जा रहा है लोगों, खासकर माओवादियों को, कि जो भी लोग इस वक्त में माओवादी के संगठनों के साथ जुड़े हुए थे उनको छोड़कर अपने घर की तरफ पलायन करे। वही सबसे ज्यादा इस वक्त में अहमियत रखता है कि वो अपने घर वापसी करे। और इसी नारे के साथ जो है पुलिस भी उन लोगों से बातचीत का दौर कर रही है और इसमें एक अहम भूमिका कह सकते हैं कि IPS अफसर सुमति जो है उनकी तरफ से किया गया है, जो पिछले काफी महीनों से लगातार इन लोगों से संपर्क में रही और इन लोगों से बातचीत करती रही और बताया। और एक तरीके से कह सकते हैं कि एक मीडिएशन का काम भी उन्होंने किया जहां पर उन्हें उनके परिवार वालों से भी जुड़ने की कोशिश की। यानी कि ये बताने की जरूरत जो है उन्हें भी लगी कि कहीं ना कहीं उनके परिवार से भी जोड़ना और जो मेन स्ट्रीम है वहां पर वापस लोगों के समक्ष, लोगों के बीच उनके साथ वापस जो है माओवादियों के जुड़ने की जरूरत कितनी है उस पर भी उन्होंने बहुत ज्यादा तवज्जो दी। और अभी भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से कर्रेगुट्टा जो बॉर्डर के इलाके हैं छत्तीसगढ़ के साथ में, वो पुलिस जो है डीजीपी ने कुछ वक्त पहले वहां का भी दौरा किया जहां पर इस वक्त विकास का काम चल रहा है। ये वो इलाके रहे हैं जो पूरी तरीके से नक्सल प्रभावित रहे हैं, जहां पर सिक्योरिटी या सुरक्षा बल वहां पर जाने के लिए भी जो है उन लोगों को काफी परेशानी होती थी। लोगों ने विकास तक नहीं देखा था, सड़क मार्ग तक नहीं था, लेकिन आज वहां पर
ऑटो चल रहे हैं, वहां पर सड़क जो है वो बनाई गई है। तो कह सकते हैं कि जो बदलाव है वो दिख रहा है, और साथ ही में माओवादियों में भी जो बदलाव दिख रहा है वो भी साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि देवजी जैसे जो बड़े नक्सलवादी नेता रहे हैं अपने वक्त में, उनकी तरफ से उन्होंने जब आत्मसमर्पण किया तो उन्होंने भी अब अपने घर वापसी की है। उन्होंने अपने 40 या 45 साल के बाद जो है वो अपने घर वापस गए हैं, जिन्होंने तीसरी पीढ़ी, 3 पीढ़ियों के बाद एक पीढ़ी को उन्होंने वहां पर देखा। तो जाहिर तौर पर बहुत ही भावुक क्षण उनके लिए भी रहे और उनके परिवार के लिए भी। लेकिन ये कहना काफी जरूरी है कि सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है इसमें ये बात ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो माओवादी हैं उनके घर वापसी की भी जरूरत कितनी है, ना सिर्फ देश में शांति बनाए रखने के लिए बल्कि उनके परिवार वालों के लिए भी और खुद उनके लिए भी जो है जनजीवन में जुड़ना कितना ज्यादा अहमियत रखता है, उसके बारे में भी उन्होंने उस पर भी जो है पुलिस की तरफ से हो या फिर केंद्र सरकार की तरफ से हो उसके पर भी तवज्जो दी जा रही है। अब यही बात जो है हम देख भी सकते हैं। इसमें एक बात कहने की और अभी भी जरूरत है कि गणपति नाम का जो सबसे बड़ा कह सकता है कि इस वक्त में कैडर में ऑफिशियली अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़े नेता हैं, उनका आत्मसमर्पण या फिर उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी जो है पुलिस की तरफ से नहीं दी जा रही है कि आखिरकार पुलिस ये तो कह रही है कि उनके संपर्क में है, लेकिन अब तक गणपति की तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है। बताया ये जा रहा है कि वो जंगल में तो नहीं है और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या गणपति अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी करेंगे या फिर पुलिस जो है उनसे जो संपर्क साध रही है उसके बाद किसी तरह का औपचारिक घोषणा जो है वो करेगी, इसका इंतजार लगातार किया जा रहा है। और वही नहीं बल्कि गणपति की पत्नी के बारे में भी खबरें यही है कि उन्होंने भी अभी तक आत्मसमर्पण नहीं किया है, तो उनका क्या रुख होने वाला है। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो अभी इस वक्त जंगल में ही है, तो ऐसे में उनसे क्या बातचीत कर रही है उसके पुलिस, तेलंगाना पुलिस, इस पर भी दिलचस्पी कह सकते हैं कि बनी हुई है कि आखिरकार एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा ढांचा तो ढह गया है, लेकिन अभी भी ये जो बड़े नाम हैं उनके बारे में अभी तक कोई पुष्टि या फिर आधिकारिक तौर पर जो है बयान नहीं आया है। तो उम्मीद की जा रही है कि उनको लेकर भी बयान जल्द ही आ सकता है। बिल्कुल, उनको लेकर भी जल्दी ही बयान देखने को मिलेगा। सुरेखा, अच्छी बात जो है वो ये है कि लगातार जो आत्मसमर्पण कराया जा रहा है, उस आत्मसमर्पण के बाद उन्हें यूं ही नहीं छोड़ दिया जा रहा, बल्कि उनको विकास कार्यों में जोड़ा जा रहा है, उनको अलग अलग रोजगार से जोड़ा जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि ग्राउंड पर उस विकास के सकारात्मक असर भी नजर आ रहे हैं। खुद नक्सली तारीफ करते नजर आ रहे हैं कि इस जिंदगी के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। जी हाँ, ये कह सकते हैं कि जो हम बात कर रहे थे कि जो विचारधारा उस वक्त में रही थी और जो बदलाव अब देश में दिख रहा है, इन दोनों के बीच के बारे में उनको पूरी तरीके से स्पष्टता देने की जरूरत थी और उनको साफ करने की जरूरत थी कि जो जिस उद्देश्य के साथ वो जंगल का रुख कर चुके थे या फिर जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने हथियार अपनाए थे, अब हालात बदल चुके हैं और देश जो है विकास के मार्ग पर अग्रसर हो चुका है। और उस विकास के बारे में उनको भी बताने की जरूरत है और साथ ही में उन इलाकों में भी जहां पर उनका बहुत दबदबा रहा है और उन जगहों पर भी विकास होना काफी जरूरी था। तो ये जो बदलाव लेकर आने की जरूरत थी, क्योंकि देखिए ये बात काफी कह सकते हैं कि गोली का जवाब कहते हैं कि बंदूक का जवाब बंदूक से, गोली का जवाब गोली से, ये कहना काफी आसान हो सकता है या फिर ये कह सकते हैं कि एक झटके का काम है, लेकिन बात यहां पर नहीं थी। बात ये है कि वो भी हमारे ही देश के वासी हैं, तो उनके लिए ये सारी चीजें, ये बदलाव लेकर आने की जरूरत थी जिसके साथ वो भी हमारे साथ रहे और वहां पर भी विकास हो। उनके मस्तिष्क में भी बदलाव लेकर आने की जरूरत है और साथ ही में उन इलाकों में जहां पर जो माओवादियों का जो गढ़ रहे हैं, वहां पर उन गांवों में जो है ना स्वास्थ्य की सुविधा है, ना शिक्षा की सुविधा रही है, ना सड़क की सुविधा रही है। तो ये सारी जो बेसिक चीजें हैं जो आज की तारीख में कह सकते हैं कि बहुत ही मामूली सी बात हो चुकी है, ये तक वहां पर उन गांवों में नहीं है। तो ये बदलाव लेकर आने की जरूरत थी और कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से जब ये कदम उठाए गए हैं तो ये बदलाव दिख रहा है। आज जब हम देखते हैं कि कारेगुट्टा जैसी जगह पर जहां पर सड़क नहीं था, लोग ये कह रहे थे कि अगर हम लोग को कोई भी स्वास्थ्य की दिक्कत होती है तो हमें किलोमीटर तक जो है चलकर जाना पड़ता था। आज जब सड़क आया है, वहां पर ऑटो है, तो ये कम से कम उनको लग रहा है, आश्वस्त हो रहे हैं कि हमारे यहाँ पर भी विकास हो रहा है। तो जाहिर तौर पर उनकी विचारधारा में भी बदलाव वो लगातार नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए नजर बनाकर रखिए, आगे भी संपर्क करेंगे। बहुत धन्यवाद।
और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। जी हां, अमेरिका और ईरान पीस टॉक पर जिस तरह से सस्पेंस बना हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच जो मौजूदा युद्ध विराम है, उसके बीच बातचीत की कोशिश एक बार फिर तेज होती दिखाई दे रही है। बातचीत के लिए अमेरिका के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। तो वहीं दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची एक प्रतिनिधिमंडल के साथ इस्लामाबाद पहुंचे हैं। हालांकि ईरान के जो विदेश मंत्रालय है उसने कहा है कि अरागची के अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल से मिलने की उम्मीद नहीं है। ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस दौरे का मकसद द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा करना है। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच पहले दौर की बातचीत नाकाम रही थी। अमेरिका की ओर से इस बातचीत का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे थे। तो इस्लामाबाद पहुंचे हैं ईरान के विदेश मंत्री, लेकिन अमेरिका से बातचीत की उम्मीद जो है वो ना के बराबर लगती हुई नजर आ रही है। इजराइल और लेबनान के बीच अभी कुछ दिनों पहले ही युद्ध विराम को 3 सप्ताह के लिए बढ़ाने की घोषणा हुई है, लेकिन इस सब के बावजूद भी इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच जंग लगातार जारी है। हिजबुल्लाह ने इस युद्ध विराम को बेमतलब बताया है। उनका कहना है कि यूएस द्वारा मध्यस्थता में स्थापित युद्ध विराम बेकार है, क्योंकि इजराइल के दक्षिण लेबनान पर लगातार हमले जारी हैं। वहीं इजरायली रक्षा बलों का कहना है कि उन्होंने दक्षिणी लेबनानी शहरों याटा और काफ्रा में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रॉकेट से हमले किए हैं। इजराइल का आरोप यह है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके अभी भी इजरायली सैनिकों और नागरिकों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। तो नहीं रुक रहे हैं इजराइल के हमले और अब युद्ध विराम को हिजबुल्लाह ने बेकार बताया है। इजराइल के दक्षिण लेबनान पर लगातार हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह ने संघर्ष विराम को बेमतलब करार दिया है। और अक्षय डोंगरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अक्षय, पीस का जो टॉक है वो कहीं ना कहीं बेमतलब करार दिया जा रहा है। अभी लग रहा था कि शांति वार्ता फिर आगे बढ़ेगी, लेकिन ईरान की तरफ से बात हुई है कि जो है अमेरिका से अभी कोई बातचीत नहीं हो सकती। क्या कुछ हो रहा है? पाकिस्तान में इकट्ठा हो रहे हैं, बातचीत होगी नहीं होगी, बड़ा संशय असमंजस सा बना हुआ है। बिल्कुल शैला, आपने एकदम ठीक कहा। अगर पीस टॉक्स की बात की जाए, सीज फायर की बात की जाए, इसके टर्म्स की बात की जाए, तो पीस टॉक्स और सीज फायर खासतौर पर अगर बात की जाए तो इसका मतलब होता है पूरी तरह से सीज टू फायर, यानी कि अपनी फायरिंग बंद कर दे, किसी भी प्रकार के हमले बंद कर दे। लेकिन अगर लेबनान में हम देखें तो लगातार हमले जारी है, ये एक सच्चाई है। इजराइल ने कई सारे ऑपरेशन वहां पर किए हैं, एयर रेड्स वहां पर हो रही है। तो अगर जिस तरह से जो कंडीशन अगर बात की जाए सीज फायर की होती है, वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो रही है, उनको तोड़ा जा रहा है। और इसी के चलते सवाल इस वक्त इन पीस टॉक्स के ऊपर और जिसके लिए ये सीज फायर करवाया गया है उसके ऊपर भी उठ रहे हैं, क्योंकि कंडीशन दी गई थी कि लेबनान में सीज फायर किया जाए तब ईरान के साथ आगे बातचीत होगी। खाना पूर्ति करने के लिए लग रहा है कि वो बोल दिया गया था कि हाँ, हम लोग सीज फायर करेंगे, बिल्कुल हमले बंद कर देंगे, किसी भी प्रकार से हमले नहीं होंगे। लेकिन इजराइल अपनी मनमर्जी अगर एक तरह से देखे, अपने जो उनके ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरा करने के लिए वो खुद से ही आगे बढ़ रहे हैं, बिना अमेरिका की मदद लिए भी कई केसेस में। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अमेरिका और इजराइल के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी आ रही है, क्या उनके बीच में एक तरह से पॉइंट्स पे अग्री करने की समस्या यहाँ पर आ रही है, और लेकिन किस कारण से ये जो हम देख रहे हैं युद्ध विराम का उल्लंघन बार बार हो रहा है, उसका कारण क्या है। और इससे कहीं ना कहीं जो वाइडर एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि ये जो बड़ा युद्ध है जो अमेरिका और ईरान के बीच में, उसके ऊपर एक बड़ा संकट आ सकता है। बिल्कुल, और जानना ये भी चाहेंगे कि आखिर अब जो ये वार्ता होनी थी वो वार्ता अभी नहीं हो रही है। क्या कुछ अड़चन, हर्डल क्या कुछ क्रिएट हो रहे हैं जिस वजह से जो है वार्ता में जो है क्या मिसकम्युनिकेशन हो रहा है जो वार्ता नहीं हो पा रही है? देखिए शैला, सबसे पहली बात तो मिसकम्युनिकेशन से भी पहले अगर बात की जाए तो अग्रीमेंट ऑन पॉइंट्स नहीं हो पा रहे हैं। यानी कि अगर ईरान की बात की जाए तो वो ये कह रहे हैं कि हमने जो यूरेनियम जो हमने इनरिच किया है, यानी कि जो किसी भी बम बनाने से पहले या सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी में यूज करने से पहले यूरेनियम को इनरिच किया जाता है,
ईरान के पास एक बड़ा जखीरा उसका है। अमेरिका कह रहा है कि वो हमें आप सौंप दे, किसी भी प्रकार से कोई भी यूरेनियम से लेना देना आप ना रखें। लेकिन वही अगर बात की जाए ईरान की, वो कह रहे हैं कि वो बम नहीं बनाना चाहते, लेकिन वो अपनी एनर्जी के लिए इस यूरेनियम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। पहला ये। दूसरा, सैंक्शंस को लेकर बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच में नहीं बन पा रही है। वो ईरानियन कह रहे हैं कि हमारे सैंक्शन पूरी तरह से हटाया जाए। थर्ड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बात जहां तक हो रही है, यूएस कह रहा है कि पूरी तरह से प्रतिबंध हटाओ। ईरान कह रहा है कि हम अपना समय लेंगे जब तक शांति वार्ता पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो जाती, हम हॉर्मुज से अपना जो ये ब्लॉकेड एक तरह से वो नहीं हटाएंगे। पोर्ट्स को लेकर जो ब्लॉकेड ईरान में हो रहा है, तो कई सारे ऐसे पॉइंट है जिनको लेकर अग्रीमेंट बन ही नहीं पा रहा है। तो मिसकम्युनिकेशन तो बाद में आता है। तो कहीं ना कहीं समस्याएं इस वक्त पूरे के पूरे शांति वार्ता को लेकर चल रही है, क्योंकि कई सारे मुद्दों के ऊपर दोनों की सहमति ही नहीं बन पा रही है। तो कई मुद्दे हैं जिस पर दोनों ही की सहमति नहीं बन पा रही है। बहुत धन्यवाद अक्षय डोंगरे, ये तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि देश के नीति निर्माण की दशा और दिशा अब प्रधानमंत्री की अगुवाई में बंगाली भद्रलोक के प्रतिनिधि तय करेंगे। जी हां, दरअसल नीति आयोग की टीम में बंगाल के 2 दिग्गज हस्तियों को शामिल किया गया है। वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर अशोक लाहिड़ी को उपाध्यक्ष और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर गोवर्धन दास को नीति आयोग का सदस्य बनाया गया है। और इसी के साथ बंगाल के 2 और होनहार भारत में नीति निर्माण में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। इससे बंगाल की ज्ञान और राष्ट्र निर्माण में बंगाल के योगदान की विरासत ने एक और मील का पत्थर छू लिया है। 4 दशकों से अधिक के अनुभव वाले वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर लाहिड़ी नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश का नेतृत्व करेंगे। इससे पहले आपको बता दें, डॉक्टर लाहिड़ी ने मुख्य आर्थिक सलाहकार से वित्त आयोग के सदस्य तक और एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक और IMF में विभिन्न भूमिकाओं में काम किया है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र के रूप में अपनी कोलकाता की पृष्ठभूमि पर गर्व करने वाले हैं वो। वहीं नीति आयोग का सदस्य बनाए गए वैज्ञानिक डॉक्टर गोवर्धन दास जाने माने मॉलिक्यूलर साइंटिस्ट हैं। अपने 3 दशक के वैज्ञानिक करियर में उन्होंने प्रतिरक्षा विज्ञान, संक्रामक रोगों और कोशिका जीव विज्ञान में विशेषज्ञता हासिल की है। डॉक्टर दास को तपेदिक के रोग जन्य पर शोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी, ह्यूस्टन मेथोडिस्ट हॉस्पिटल, दक्षिण अफ्रीका की क्वाज़ुलु नटाल यूनिवर्सिटी और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जैसी जगहों पर काम करने के बाद उन्होंने अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए घर लौटने का फैसला किया है। तो ये है बंगाल की विरासत के नए नगीने। आगे बढ़ेंगे, देश में उर्वरकों की उपलब्धता पूरी तरह से मजबूत, स्थिर और नियंत्रण में है। उर्वरक विभाग ने इस बात को दोहराया भी है कि भारत की उर्वरक सुरक्षा मजबूत, स्थिर और सुव्यवस्थित बनी हुई है और सभी प्रमुख उर्वरकों की उपलब्धता निरंतर आवश्यकता से अधिक है। उर्वरकों की कमी के हाल के दावे निराधार हैं। हाल ही में समाप्त हुए रबी 2025-26 सीजन और वर्तमान अवधि के आंकड़े देश भर में पर्याप्त और सुरक्षित आपूर्ति की स्थिति को दर्शाते हैं। अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक के आंकड़े बताते हैं कि उर्वरकों की उपलब्धता जरूरत से ज्यादा रही। यूरिया की उपलब्धता की बात की जाए तो 257.59 LMT थी, जबकि आवश्यकता 196.06 MLT थी। वहीं DAP की उपलब्धता की बात करें तो 75.40 MLT, जबकि जरूरत की बात करें उसकी तो 53.43 MLT थी। और इसी प्रकार से MOP की उपलब्धता 19.64 MLT थी, जबकि आवश्यकता थी 15.69 MLT। NPK की उपलब्धता 117.44 MLT थी, जबकि आवश्यकता थी 82.38 MLT। वहीं SSP की उपलब्धता 50.10 MLT थी, जबकि आवश्यकता थी 31.19 MLT। इससे स्पष्ट यह होता है कि जो सभी पोषक तत्व हैं उनकी श्रेणियों में आपूर्ति जो है मांग से ज्यादा थी, अधिक थे। तो चालू वित्त वर्ष में भी आपूर्ति की मजबूत स्थिति बनी हुई है। 1 अप्रैल 2026 से 23 अप्रैल 2026 की अवधि के लिए उपलब्धता आवश्यकता से देखा जाए तो काफी ज्यादा अधिक मौजूद है।
यूरिया की उपलब्धता 69.33 MLT है, जबकि जरूरत है 18.17 MLT, तो अच्छे खासे ज्यादा है। डीएपी की उपलब्धता की बात करें तो 22.78 MLT है, जबकि जरूरत है 5.90 MLT की। एमओपी की उपलब्धता 8.32 MLT है, जबकि जरूरत है 1.73 MLT। एनपीके की उपलब्धता की बात करें तो 52.75 MLT है, जबकि आवश्यकता है 7.46 MLT की, तो जरूरत से बहुत ज्यादा है। वही एसएसपी की उपलब्धता की बात करें तो 25.60 MLT है, जबकि आवश्यकता है सिर्फ 3.30 MLT की। ये आगामी खरीफ सीजन के लिए एक बेहद मजबूत शुरुआती स्थिति का स्पष्ट तौर पर संकेत देता है। तो तैयारियों को और ज्यादा मजबूत करते हुए खरीफ 2026 के लिए उर्वरकों की जरूरत 390.54 MLT आंकी गई है, जिनमें से लगभग 180 MLT पहले से ही प्रारंभिक स्टॉक के रूप में उपलब्ध है। ये सरकार द्वारा बेहतर योजना, अग्रिम स्टॉक भंडारण और कुशल लॉजिस्टिक्स से प्रबंधन को दर्शाता है। राज्यों के उर्वरकों की हेराफेरी, जमाखोरी, कालाबाजारी और दहशत फैलाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सलाह दी गई है, ताकि उर्वरकों का किसानों तक समय पर और समान रूप से पहुंचना सुनिश्चित किया जा सके। वहीं सरकार ने वैश्विक मोर्चे पर भी बेहद सक्रिय कदम उठाए हैं। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास आयात में विविधता लाने के सरकारी प्रयासों में योगदान देते हुए आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोतों की सुविधा प्रदान करने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। और अब अगली खबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। जी हां, ये जो फैसला है 24 अप्रैल 2026 को कारोबार बंद होने के साथ प्रभावी हो गया। इसके बाद बैंक को सभी बैंकिंग गतिविधियां तुरंत प्रभाव से बंद करनी होंगी। आरबीआई ने बताया है कि बैंक के कामकाज में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं, जो कि जमाकर्ताओं और सार्वजनिक हित के खिलाफ थी। साथ साथ प्रबंधन से जुड़े मुद्दे और लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन के मामले भी सामने आए हैं। केंद्रीय बैंक अब पेटीएम बैंक को बंद करने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन करेगा। हालांकि आरबीआई के अनुसार बैंक के पास इतनी नकदी है अभी कि वो अपने सभी जमाकर्ताओं का पैसा वापस कर सके। आपको बता दें कि आरबीआई पहले से ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर सख्ती बरत रहा था। 2024 में खातों में जमा और क्रेडिट पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी, जबकि मौजूदा बैलेंस का उपयोग और निकासी की अनुमति थी। डेबिट कार्ड, यूपीआई और एईपीएस के जरिए निकासी जारी रही, लेकिन सैलरी, सब्सिडी और डीबीटी जैसे क्रेडिट पर रोक लगा दी गई थी। ऑटो डेबिट और ईएमआई भुगतान केवल उपलब्ध बैलेंस तक ही संभव थे, जबकि वॉलेट, फास्टैग और एनसीएमसी में टॉपअप भी बंद कर दिया गया था। हालांकि रिफंड, कैशबैक और ब्याज जैसी सीमित क्रेडिट की अनुमति जारी रही। इससे पहले 2022 में भी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कार्रवाई करते हुए 11 मार्च 2022 से नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी थी। ये प्रतिबंध जारी रहा, जिसके बाद 2024 और अब 2026 में कड़ी कार्रवाई करते हुए अंततः बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। और खबर बिहार से, जी हां, बिहार के समृद्ध इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। मधुबनी जिले के बलिराजगढ़ में ईसा ने 200 साल पहले के इतिहास, संस्कृति और तत्कालीन सभ्यता के कई राज जल्दी ही सामने आने की आशा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने साल 2200 साल पहले से इस पुराने स्थल की खुदाई शुरू कर दी है और इससे बलिराजगढ़ धरोहर को पर्यटन के ग्लोबल मैप पर लाने की एक राह भी खुलती हुई नजर आएगी। आपको दिखाते हैं ये विशेष रिपोर्ट। बिहार के मिथिला में करीब 3000 वर्ष पुराने शहर की खोज शुरू होने वाली है। इसके लिए मधुबनी जिले के बलिराजगढ़ में पुरातात्विक उत्खनन की शुरुआत हो गई है। बलिराजगढ़ एक ऐतिहासिक स्थल है। जिले के बाबूबरही प्रखंड में बलिराजगढ़ में एक प्राचीन किला है। इसे मिथिला की प्राचीन राजधानी माना जाता है। बलिराजगढ़ को सन 1938 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था। यहाँ एएसआई ईसा से 200 साल पूर्व के शुंग काल के अवशेषों की खोज कर रहा है।
हमरा बात होइ छला हरिओम शरण जी सर, डीएम साहब सर, बहुत चीज इतिहास में लिखल छे। वो कहते रहे जो सामान यहाँ मिला है ऐसा लगता है कि ये विदेह काल का है, मतलब मिथिला की राजधानी यही एरिया है जहां मिथिला की राजधानी थी। जो सामान मिला है वो इससे लगता है कि ये मिथिला की ही राजधानी थी। इसे मिथिला के राजा की राजधानी माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार यही उनका किला था। यहाँ के राजा अपनी दान वीरता के लिए प्रसिद्ध रहे। एएसआई ने इस स्थल को वर्ष 1938 में संरक्षित स्मारक घोषित किया था। साल 1962 से 2014 के बीच हुई खुदाई में शुंग कुषाण काल से लेकर पाल काल तक के अवशेष मिले हैं। यहाँ से नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर टेराकोटा मूर्तियाँ, तांबे के सिक्के, पत्थर के मनके और लोहे की वस्तुएं बरामद हुई हैं। विशेष रूप से पकी ईंटों से बनी विशाल सुरक्षात्मक दीवार और पक्की नालियों के अवशेष भी यहाँ नजर आ रहे हैं। ये वर्षों पुराने उन्नत शहरी नियोजन का संकेत देते हैं। इसके अंदर सोना भी है, तांबा भी है, जस्ता भी है, बहुत सारे अमूल्य वस्तु हैं। अगर ये हम खुदाई में मिल जाता है तो मिथिलावासी को, खास करके बलिराजगढ़ के अगल बगल लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी। लोक कथाओं के अनुसार बलिराजगढ़ का इतिहास रामायण काल से भी जुड़ा है। रामायण में वर्णित मिथिला के जनकवंशी राजाओं की राजधानी बलिराजगढ़ में होने की संभावना जताई जाती है। एएसआई के निर्देश के अनुसार उत्खनन के दौरान प्राप्त प्राचीन वस्तुओं की विस्तृत सूची संबंधित कार्यालय को सौंपी जानी है। क्षेत्रीय कार्य पूरा होने के 3 महीने के भीतर विस्तृत रिपोर्ट महानिदेशक को प्रस्तुत करनी होगी। बलिराजगढ़ को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है। ये पहल बिहार की ऐतिहासिक धरोहर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। मिथिला की प्राचीन सभ्यता अब नए साक्ष्यों के साथ विश्व के सामने आ सकती है। और आज विश्व मलेरिया दिवस है और इस अवसर पर पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने एक विशेष रेत कलाकृति बनाकर लोगों का ध्यान इस गंभीर बीमारी की ओर आकर्षित किया है। समुद्र तट पर बनाई गई इस कलाकृति में मलेरिया से बचाव, जागरूकता और स्वच्छता का संदेश दिया गया है। सुदर्शन पटनायक ने अपनी कला के माध्यम से यह दर्शाने की कोशिश की है कि यदि समय रहते सावधानी बरती जाए तो मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी को रोका जा सकता है। उन्होंने अपनी रचना के जरिए मलेरिया मुक्त विश्व का संदेश दिया और लोगों से अपील की कि वे मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाएं, साफ सफाई का ध्यान रखें और आसपास पानी जमा ना होने दें। इसी के साथ मिड डे प्राइम में अभी के लिए बस इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।